हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का सिग्मा गुरु क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। तो क्या होता है ये लॉरेंस फोर्स, आइए इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले छोटी सी बात आपको पता होगी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर जो फोर्स काम करता है वो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ये काम करता है। अब अगर वही चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर जाए तो उस पर फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी काम करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर इंटर कर जाए तो उस पर जो फोर्स काम करता है मैग्नेटिक फोर्स वो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा काम करता है। इसको आप यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो इस पर जो फोर्स काम करता है वो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। अगर ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल थीटा डिग्री के एंगल पर अगर इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स काम करेगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा, यही काम करेगा। क्योंकि इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है, v साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया जाता है और ये वाला कंपोनेंट v कॉस थीटा वाला नहीं लिया जाता क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता, कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम नहीं लेते, हम हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी या परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसी वेलोसिटी को यहाँ पर लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये दोनों बातें तो आपको पता होंगी। अब हमने कहा कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर करे तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम हेडिंग लिख दें लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, तो मैंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर करे, सपोज कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहीं पर हम मैग्नेटिक फील्ड भी कर दें। देखिए, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स काम करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स काम करेगा। तो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है F नेट इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स प्लस का F मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, है ना, ये दोनों। तो बताइए कि इसको हम F E को क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ई प्लस का Q V B, है ना। सॉरी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो V क्रॉस B ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये F नेट फोर्स हमारा काम कर रहा। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म आप लिख लीजिए, F नेट इज इक्वल टू क्यू ई ये हो जाएगा प्लस का क्यू वी बी और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बच्चों, ये नेट फोर्स आया है किसके ऊपर? चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो कहाँ कहाँ एंट्री करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लॉरेंस एक्सप्रेशन कहते हैं और इस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अगर इस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले अगर ये मान लीजिए नहीं है, सिर्फ ये है, तो उसको भी लॉरेंस फोर्स में ले लेंगे। और अगर ये नहीं है, सिर्फ ये फोर्स है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला फोर्स प्रेजेंस है, तो इसको भी हम लॉरेंस फोर्स ले सकते हैं। तो दोनों का सम जो आता है वो एक नेट फोर्स आता है, इसी को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और ये इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। अब आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट केस, है ना। तो केसेस बेस्ड ऑन लॉरेंस फोर्स, है ना, लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स पर जो है वो हम डिफरेंट केस इसमें पता करने वाले हैं। आइए देखें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि पहला, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या सिस्टम होगा। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेट है, यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, और हम प्लस से माइनस की तरफ जानते हैं कि किसकी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू +2 माइनस होगी, +2 माइनस होगी, +2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहीं पर हम क्रॉस बना दें, तो क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस का मतलब किधर है बेटा, अंदर की साइड है। अब यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, और ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से इंटर करता है। किस वेलोसिटी से इंटर करता है, v वेलोसिटी से। अच्छा, जब ये v वेलोसिटी से इंटर करेगा, देखिएगा ध्यान से, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस से माइनस की तरफ, नीचे की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल नेचर में कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर में है। तो बताइए इस चार्ज पार्टिकल को ये वाला प्लस रिपल करेगा, ये वाला माइनस अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर नीचे की तरफ फोर्स करेगा, काम करेगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F = Q × E, यही वाला फोर्स काम करेगा, दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बताइए इसी फोर्स पर, इसी चार्ज पार्टिकल पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो इस वेलोसिटी पर फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ, उसका नाम होगा Fm = QVB, यही होगा, साइन थीटा नहीं होगा, साइन थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में से। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक, ये डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की, ये डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा नहीं लिखा। अब देखिए कि हमने देखा कि ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, ये इसी सेम v वेलोसिटी से यहाँ से लेकर के और ऐसे पास आउट हो जाता है। ना ये v वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल ना ऊपर मुड़ता है ना नीचे मुड़ता है। हमने रीज़न जब पता किया तो मालूम चला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law, Newton's second law, नेट फोर्स इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात आप समझ रहे होंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस चार्ज पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन आएगा, बहुत आसान सी भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। क्या इस चार्ज पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन आएगा, आंसर है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस चार्ज पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जो वेलोसिटी है यहाँ, वही वेलोसिटी होगी यहाँ। अब आप बोलोगे कैसे, देखो बेटा, आपको मालूम होगा कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये कौन सी लाइन होती है, ये आपको याद होगा। इस लाइन का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद होगा आपको। सॉरी, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी v, तो यहाँ पर वेलोसिटी v, यहाँ पर v, तो यहाँ पर वेलोसिटी v। ABCD, हर जगह का पोटेंशियल बराबर होता है। अगर हर जगह का पोटेंशियल बराबर होगा, तो हर जगह वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है भाई, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह का पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, उसका रीज़न समझ लीजिए। जैसे ये प्लस है मान लीजिए और ये माइनस है मान लीजिए, तो आप जानते हो कि अगर इस डिस्टेंस को आप 10 मीटर ले लो, तो यहाँ से कितनी दूरी पर, 5 मीटर पर, ये देख रहे हैं, यहाँ से कितनी दूरी पर, 5 मीटर पर, यहाँ से कितनी दूरी पर, 5, यहाँ से कितनी, 5, तो डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से इस प्लस से यहाँ का वोल्टेज निकालो, v = 1/4πε0 और Q/r, यही तो लिखोगे, या Q/d। तो यहाँ से यहाँ तक का d कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, अरे इस प्लस चार्ज से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 Q/d। तो d तो 5 है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल VA होगा मान लीजिए। अब यहाँ से भी दूरी सेम है, चार्ज तो वही रहेगा ना, चार्ज तो सेम है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, वही 5 है, यहाँ की दूरी 5 है, तो हर जगह डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वेलोसिटी यहाँ, वही वेलोसिटी यहाँ, वही वेलोसिटी यहाँ, वही वेलोसिटी यहाँ। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन होता है, यही पढ़ा है आपने, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = वर्क डन पढ़ा है।
यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की निकालो, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, फाइनल होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ कौन सी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है, 0। तो के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, या इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। अगर ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो बताइए फाइनल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी बराबर आएगी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर आएगी। तो जो वेलोसिटी यहाँ होगी वही वेलोसिटी यहाँ होगी, तो कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं जाएगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं जाएगा तो एक्सेलरेशन इज कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी में ही चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ओके, दिख रहा है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने देखा इसको। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू मूव करता है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि मास चार्ज पार्टिकल का, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा, देखो नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर बन जाएगा एफ एम माइनस का एफ ई, यही लिख सकते हो आप लोग। अरे क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे है, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा एफ एम माइनस का एफ ई इज इक्वल टू कितना, 0, या एफ एम बराबर एफ ई, ये वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह बराबर क्यों है, या इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इन दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हैं। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक्सेलरेशन 0 आएगा मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैंने कहा कि एफ एम की वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू वी बी रख दिया और इसको रख दिया क्यू इंटू ई, ये क्यू से क्यू करंट सेल आउट हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही ऐसा रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही ऐसा रखेंगे कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए ये दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर आ जाए। फिर से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इस एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों की वैल्यू ही ऐसा रखते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए और अपोजिट हो जाए। किसकी वैल्यू, फिर से सुनिएगा ध्यान से, हो सकता है कुछ अभी मैंने गलत बोल दिया हो, ध्यान से सुनिएगा फिर से। मैंने कहा कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही कुछ ऐसा रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही कुछ ऐसा रखते हैं जिससे ये वाला मैग्नेटिक फोर्स और ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, और उस केस में हम उस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं जिस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। मतलब यहाँ पर हम देखिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर V0 वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल आपको अलग करना है, यहाँ से V0 वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल हमको अलग करना है, यहाँ जो चार्ज पार्टिकल निकले वो V0 वेलोसिटी से निकले। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से V0 वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल अलग करना है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी कि जिसके लिए ये वाला मैग्नेटिक फोर्स और ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएं। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन कितना आया होगा, 0। तो इस केस में यहाँ पर अगर V0 वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो यहाँ से वो निकल जाएगा। तो ये चीज़ जो टर्म है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है,
किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं? नहीं, इन दोनों को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रेशियो ऐसा डिसाइड करते हैं कि जिसकी मदद से जिस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहे उस वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं या इसको वेलोसिटी फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। तो वेलोसिटी फिल्टर लिख लीजिए या वेलोसिटी सेलेक्टर लिख लीजिए। वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है, वेलोसिटी फिल्टर, ये बात आप जान गए होंगे। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर करेगा तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से, आप यहाँ पर देखिए चार्ज पार्टिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस से जा रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा लीजिए आप और वहाँ से भी देख लीजिए कि जब यहाँ से यहाँ तक का कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस मेथड को लगा करके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा करके जिस भी पर्टिकुलर वेलोसिटी को चाहें यहाँ से हम अलग कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से आपसे पूछ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? तो आंसर है दोनों हमेशा एक वेलोसिटी को देंगे, हमेशा दोनों को एक वेलोसिटी को देंगे। और याद रखिएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ोगे तो वहाँ पर होगा पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो किस स्पीड से चलता है? c स्पीड से चलता है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका रेशियो लाइट ऑफ स्पीड के बराबर आएगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ये बात है। और ये तो किसी पार्टिकल के लिए है, ये किसके लिए? पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जब भी कभी आप निकालोगे तो हमेशा वो एक वेलोसिटी को देगा, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि एक 10 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए मैंने कहा कि 10 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फील्ड है और 2 न्यूटन का 10 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 न्यूटन का मैग्नेटिक फील्ड है। बताइए किस वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल अलग हो जाएगा? 10/2 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाला वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ज़रा सेम केस में करके देख लें, मतलब सेम डायरेक्शन में करके देख लें। इस पर सेकंड केस, ये रहा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ रहा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में मूव कराया, परपेंडिकुलर तो करा लिया, देखा ना आपने। अरे चार्ज पार्टिकल को बेटा परपेंडिकुलर तो हमने मूव करा लिया अभी पिछले ही कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से बढ़ा दें। अब आप देखिए क्या इस पर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमने कहा था कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या राय है आपकी? तो F = Q × E, ये बात है, Q × E। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे F = ma Q × E, ये बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ की हम बात करें तो एक्सेलरेशन = Q/m × E। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मगर अगर हम लेंथ ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ तो ये हो गई और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज तो ये V हो गया, V वोल्टेज हो गया। तो E = क्या पढ़ा है आपने? V/L, ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q/m × V/L, ये लिख सकते हैं। Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ हमने कांस्टेंट रखी है। सिर्फ क्या चेंज होगा? दिस इज कॉल्ड वोल्टेज। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के आएगा, ये वोल्टेज है बच्चों। अब आप बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल करके कहाँ जाती है? माइनस में। तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ का कम, यहाँ का कम, यहाँ का कम। तो वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो रहा है। वोल्टेज चेंज होगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। अरे वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज अगर चेंज होगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, पक्का, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज में चेंज आएगा। अगर वोल्टेज में चेंज आएगा तो एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा वो एक्सेलरेट होगा,
अभी यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा ये वाला, ये वोल्टेज लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि सर वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये सोचने वाली बात है। अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है मगर फिर भी ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर पॉइंट स्किप हो जाएगा। तो अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप मूव करते हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हो तो क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक प्लस प्लेट है, ये आपके पास एक माइनस प्लेट है। एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ गिर जा रहा था, इस जगह ये चार्ज पार्टिकल गिर जा रहा था लोकेशन ए पर। हमने इसके बीच में 10 वोल्टेज लगा रखा है, मतलब यहाँ अगर प्लस का 10 वोल्टेज होगा तो यहाँ कितना होगा, 0 वोल्टेज, ऐसा ले लीजिए। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा वोल्टेज का, आंसर है 10 का डिफरेंस आएगा, अरे 10 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है। अब आप देखो ध्यान से, अब हम इसमें प्लस चार्ज और बढ़ा दें, माइनस चार्ज और बढ़ा दें, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब हमने 12 वोल्टेज कर दिया, यहाँ 0 कर दिया। तो अगर मैंने 12 वोल्टेज कर दिया, वोल्टेज 12 कर दिया, तो बताइए K बराबर E इंटू वी से, जब अगर वोल्टेज 12 कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी यार। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब हाफ mv² E इंटू वी, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अरे वोल्टेज बढ़ाओगे मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ गिर रहा था वो यहाँ गिरेगा। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो वोल्टेज का काम क्या होता है, वोल्टेज का काम क्या होता है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कि अगर हम इसमें बात करें आपको कि भैया चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आंसर है बढ़ेगी। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में हो, आप खुद सोचो अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ रेस्ट में हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये रेस्ट में होता, अब आप बताइए ये प्लस तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रेस्ट में मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, अरे यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल हो गया। तो जो वोल्टेज है वो चार्ज पार्टिकल को क्या कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब दूसरा केस इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल, एक तीसरा केस इसी में कि अगर चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों हैं, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर एक थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर करा दें, थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर करा दें। तो आप बताइए कि इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक v साइन थीटा बन जाएगा और एक बन जाएगा v कॉस थीटा। यही तो आपने पढ़ा अभी। अच्छा, ये बताओ कि v साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है। अरे वी साइन, ये जो वी साइन थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये चार्ज पार्टिकल को कैसा मोशन कराएगा, अरे हेलिकल मोशन करा देगा, हेलिकल मोशन करा देगा पक्का। मगर ध्यान से यहाँ पर देखिए कि फिर से अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से इंटर करता है तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कॉस वाला एक साइन वाला। कॉस वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अरे कॉस वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर साइन वाला जो साइन वाला है वो इसको कैसा मोशन कराएगा, एक हेलिकल मोशन करवा देगा। फिर से देखिए, तो अब बच्चों तीसरा केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हम एक चार्ज पार्टिकल को इंटर कराते हैं विद वेलोसिटी v, ठीक है, v वेलोसिटी से इंटर कराते हैं। अब आप बताइए क्या होना चाहिए। देखो बेटा, इस v वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ कंपोनेंट बन जाएगा v कॉस थीटा बन जाएगा। अच्छा, एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, कौन सा, v साइन थीटा, एक ये बन जाएगा। अब बताओ बेटा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, कॉस और साइन। बताओ
इस वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। मगर इस वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि परपेंडिकुलर, क्योंकि जब कोई वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगता है और वो कैसा मोशन करने लगता है, सर्कुलर मोशन। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अच्छा, और इस वेलोसिटी के कारण कैसा मोशन करेगा, देखिए इस वेलोसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। मतलब इस वाली वेलोसिटी के कारण सर्कुलर मोशन करेगा और इस वाली वेलोसिटी के कारण वो साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा, पक्का बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा देखिए कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस वाली वेलोसिटी के बारे में बात करूँ तो v sin थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगा, r बराबर m परपेंडिकुलर अपॉन r इजकल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो यहाँ लिख सकते हो इसको r बराबर m v sin थीटा अपॉन क्यू बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसकी सर्कुलर रेडियस हो गई। अच्छा, अब हम बात करें ज़रा सा कि इस वाली वेलोसिटी का क्या होगा, ये वाली। तो आप ज़रा गौर से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है जो इस तरफ है, ये किसकी डायरेक्शन में है, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूसली क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। अभी आपने देखा था पहले वाले दूसरे वाले एग्जाम्पल में कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो कौन सा मोशन होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कौन सा मोशन होगा, आंसर है ये मोशन होगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वाला मोशन। मतलब देखिए ये वाली वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी, अगर ये वाली वेलोसिटी फिर इंक्रीज कर जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस और इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब कि जो पिच की जो वैल्यू है कुछ ऐसे देखिए, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली पिच देखिए, ये वाली पिच देखिए और ये वाली पिच देखिए। तो ये वाली पिच अगर P1 है, इसको अगर P1 से ले लें, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो ये वाली पिच किस वजह से बढ़ रही है, v cos थीटा की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर और इंक्रीज़ कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेलोसिटी को और इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये दूरी और बढ़ जाएगी, ये दूरी और बढ़ जाएगी। और इस तरीके से अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर इंटर करता है थीटा डिग्री के एंगल पर, तो सिर्फ क्या बढ़ता है उसका, तो उसका सिर्फ क्या बढ़ जाता है, आंसर है उसकी पिच बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने चंद टॉपिक यहाँ स्टडी किए, देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर करता है तो दोनों का जो फोर्स होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करते हैं और दोनों फोर्स लगाते हैं, तो नेट फोर्स जो होता है वो लॉरेंस फोर्स कहलाता है। और इसी पर हमने ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा देते हैं तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है, आंसर है स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। अभी आपने देखा था, उसको हमने क्या नाम दिया था, वेलोसिटी फिल्टर नाम दिया था। फिर हमने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अलॉन्ग में मूव करा देते हैं तो भी उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है। फिर मैंने थीटा डिग्री के एंगल पर इंटर करा दिया, तो थीटा डिग्री के एंगल पर अगर चार्ज पार्टिकल को इंटर करा दिया तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल को कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली बढ़ाएगा तो ये पिच बढ़ जाएगी बस। और यही पिच की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर आज इतना सफिशिएंट रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।